हेलो बच्चों, दिस इज मी महिमा और आज मेरे साथ हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 11। ये वर्कशीट 30 ऑफ जुलाई 2021 के लिए है। क्लास 10 की वर्कशीट में क्या दिया गया है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, एक छोटा सा काव्यांश और पद्यांश दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हमें दिए गए हमें उसे सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं आज के काव्यांश को कि काव्यांश में क्या दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कविता है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। क्या बोला गया है? नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है। बंदी बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। तो इसका मतलब क्या है, साथ में समझते चलेंगे। नीलांबर मतलब नीला अंबर। अंबर मीन्स क्या होता है? आकाश, यानी कि नीले रंग का जो आकाश होता है उसे बोलते हैं नीलांबर। परिधान मीन्स होते हैं वस्त्र या कपड़े। हरित पट, यहाँ पे पट का मतलब धरती है या भूमि की बात की गई है और हरित मतलब हरियाली। ठीक है, तो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, यानी कि हरी भरी जो ये धरती है इसके ऊपर जो नीला आकाश है या आसमान है वो बहुत ही सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र यानी सूरज और चंद्रमा, युग मुकुट जैसे कि मनुष्य के सर पर मुकुट होता है, बिल्कुल वैसे ही इस धरती के सर पर मुकुट है सूर्य और चंद्रमा नामक। ठीक है, तो सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह, जैसे नदियां यहाँ पे बहती हैं जैसे प्रेम प्रवाह होता है, मतलब बहुत ज्यादा कहीं पे प्यार उमड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है। और जो आसमान में हमें रात को तारे दिखाई देते हैं वो धरती के लिए क्या है? फूल के समान है। बंदी जन खग वृंद शेषफन सिंहासन है। शेषफन क्या है? यहाँ का सिंहासन है। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। क्या बोला गया है? परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, यानी कि परमहंस जैसे कि बाल्यकाल मतलब बचपन में सारे सुख पाए जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। ठीक है, धूल भरे हीरे मतलब जैसे हीरा जो होता है वो कोयले में ढका हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे ही धूल भरे हीरे यहाँ पे मतलब लोगों की बात हो रही है। ठीक है, हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में। हम खेले कूदे हर्ष युक्त, हर्ष युक्त मतलब खुशी से, हर्ष मीन्स होता है खुशी। तो हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, यह धरती की बात हो रही है। हम किसकी गोद में खेले? धरती की गोद में। ठीक है, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। सम मीन्स होता है समान। ठीक है, तो निर्मल तेरा, निर्मल मतलब आपको पता ही है। निर्मल तेरा नीर, नीर मीन्स होता है जल या पानी। ठीक है, निर्मल तेरा नीर अमृत के समान। ठीक है, यानी कि धरती का जो पानी है वो किसके समान है? अमृत के समान है, जिसको पीकर हमारी प्यास बुझ जाती है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। शीतल मद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, यानी कि शीतल मद सुगंध, शीतल मतलब ठंडा, मद सुगंध, सुगंध मतलब जिसमें से खुशबू आती है। पवन का मतलब यहाँ पर हवा है, जो हवा चलती है, यानी धरती पर चलने वाली जो हवा है वो इतनी ठंडी और इतनी सुगंधित है। सुगंध मतलब जिसमें से खुशबू आती है, तो सुगंधित है, जो क्या करती है जब हमारे बदन को छूती है तो क्या करती है? हमारे अंदर जितनी भी थकान है उसको दूर कर देती है। इसीलिए कहा गया है शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षट ऋतुओं को, षट ऋतु, ऋतु मतलब होते हैं मौसम और षट मतलब होते हैं 6, यानी भारत में कितने मौसम पाए जाते हैं? 6, इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कितनी ऋतुएं हैं? 6, तो इसीलिए षट ऋतुओं को कहा गया है। षट ऋतुओं का विविध, विविध मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो षट ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है। ठीक है, युत अद्भुत क्रम है। क्रम मतलब सीक्वेंस में लगे हुए हैं ऋतुएं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि पहले मॉनसून आएगा। ठीक है, अब मॉनसून के बाद आपको पता है एक मौसम आएगा, क्या आएगा? इसी तरीके से सीक्वेंस में है। ठीक है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा ऐसे करके, तो इसीलिए कहा गया है षट ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है।
हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। हरियाली का फर्श मतलब धरती पे जो घास उगी हुई है वो किसके समान है? मखमल के समान है, सॉफ्ट है बहुत। ठीक है, तो हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, करते अभिषेक पयोद हैं। ठीक है, अभिषेक का मतलब होता है जब हम जैसे किसी को जल चढ़ाते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, आपको पता है ना, उसको अभिषेक करना बोलते हैं। तो करते अभिषेक पयोद, पयोद मतलब क्या होते हैं? बादल। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। क्या बोला गया है कि हे मातृभूमि तू साक्षात किसका रूप है? सर्वेश का रूप है, यानी कि भगवान का रूप है, सीधा ईश्वर का रूप है। इसीलिए बोला गया है कि जिसकी बादल जिसकी अभिषेक करते रहते हैं समय समय पर, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश, यानी साक्षात ईश्वर का रूप है। किसको ईश्वर का रूप यहाँ पे बताया गया है? मातृभूमि यानी धरती को बताया गया है, पृथ्वी को बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, सुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। सुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा क्या बोला गया है कि जिस पृथ्वी की गोद में हम लोग लोट लोट कर बड़े हुए, ठीक है, यानी कि हम लोग इसी मिट्टी में इसी धरती पे रहकर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो पहले घुटनों के बल चलता है और उसके बाद खड़े होकर चलता है। सुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, यानी रात को जो चंद्रमा का प्रकाश है वो क्या करता है? सुचि सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत। तो रात को चंद्रमा का प्रकाश ऐसा लगता है जैसे स्वयं आसमान से क्या बरस रहा हो? सुधा बरस रही हो, अमृत बरस रहा हो। हे मातृभूमि दिन में तरणी, तरणी का मतलब सूर्य होता है। ठीक है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। तम मीन्स होता है अंधेरा, तो दिन के समय में सूर्य जो है वो अंधेरे का नाश करता है। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, क्या बोला है? जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम रहे ना न्यारे, यानी कि जिस पृथ्वी में हमारे पूर्वज जन्मे, जिस पृथ्वी में हम जन्मे, हम इस पृथ्वी से कभी भी दूर ना हो। लोट लोट कर वही हृदय को शांत करेंगे, लोट लोट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु नहीं डरेंगे। क्या बोला है कि अगर हमें अपनी मातृभूमि में मृत्यु आती है तो हमें मृत्यु से डर नहीं लगता है, क्योंकि हम सुकून से मरते हैं कि हम अपनी मातृभूमि में मरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में, उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भवबंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। तो इसमें बोला है उस मातृभूमि, यानी उसी मातृभूमि की धूल में जब हम पूरे सन जाएंगे, यानी मरने के बाद जब इंसान मिट्टी में मिल जाता है, उसकी बॉडी तो डिकम्पोज हो जाती है ना मिट्टी में, तो इसीलिए कहा गया है उस मातृभूमि की धूल में जब हम पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त, यानी संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाएंगे और आत्म रूप बन जाएंगे। तो ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कविता है। और इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि से अपना जो प्रेम है और मातृभूमि जो हमसे प्रेम करके हमें देती है, दोनों का वर्णन किया और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। कई तरह के अलंकारों का प्रयोग किया है, रस का प्रयोग किया है, यहाँ पे छंद का प्रयोग किया है। आप अगर ध्यान से इस कविता को पढ़ेंगे तो इसमें खो जाएंगे, आपको बहुत ही आनंद आएगा। आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। और मैंने ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स जो डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं, इन सभी डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी आपको साथ में बताए हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट ना हो। चलिए देखते हैं आज की काव्यांश पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले है, जिस प्रकार प्रकृति के पर्यायवाची शब्द हैं स्वभाव, फितरत, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति या मिजाज,
उसी प्रकार निम्नवत शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको क्या करना है, उसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला वर्ड क्या है, सुधा, दूसरा है परिधान, तीसरा है नीर, खग एंड तरणी। ठीक है, ये आपके शब्द हैं और आपको क्या करना है, इनके पर्यायवाची लिखने हैं। यहां पर आपको ये नहीं बोला गया है कि आपको एक पर्यायवाची लिखना है, दो लिखना है या तीन लिखना है, तो इसलिए आप कितने लिखेंगे, ओनली वन। अगर आपको बोला जाता कि दो दो लिखिए या तीन तीन लिखिए या चार चार लिखिए, तब आप नंबर ऑफ जितनी भी टर्म्स बोली होती है वो लिखनी पड़ती, पर क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप एक एक पर्यायवाची लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअली वहां पे नंबरिंग नहीं की गई है, पर वो क्वेश्चन नंबर 1 था। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। नीलांबर, परिधान, पट, रत्नाकर, प्रवाह, पयोद, सर्वेश, रज और तरणी। मैंने सबके अर्थ आपको बता दिए हैं पोयम में। अगर आपने पोयम को ध्यान से सुना है तो आपको सभी वर्ड्स के अर्थ पता चल जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा गया है, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि ने अपनी मातृभूमि की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप किस आधार पर बताया है। और चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किस रस एवं अलंकार का प्रयोग हुआ है, नाम एवं उसकी विशेषता लिखिए। और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। इसके सिवा आपको एडिशनल में एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखने के बाद यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है आपको, ये आपको पिक्चर पहचाननी है। उक्त चित्र को पहचान कर उनका नाम लिखिए और हिंदी साहित्य में इन्हें क्या उपाधि दी गई है। तो ये किसकी पिक्चर है ये पहचाननी है, उनका नाम लिखना है। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की पिक्चर है और इनको किस की उपाधि दी गई है वो लिखना है। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं आज के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नवत शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं उनके पर्यायवाची शब्द लिखने। क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि आपको एक एक पर्यायवाची या दो दो लिखने हैं या तीन तीन लिखने हैं, तो आप एक एक लिख सकते हैं। सुधा का मीनिंग होता है अमृत, परिधान का वस्त्र, नीर जल, खग पंछी, तरणी सूर्य। तो ये हो गए इनके पर्यायवाची। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा गया है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट धरती को कहा गया है जिस पर चारों ओर हरियाली फैली हुई है, जो कवि को मखमल की चादर के समान लगती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है, कवि ने अपनी मातृभूमि की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है। तो उत्तर है, कवि ने अपनी मातृभूमि की निम्न विशेषताओं का वर्णन किया है। कवि ने मातृभूमि के जल को अमृत के समान उत्तम बताया है। नंबर 2, कवि ने वायु को शीतल, सुगंधित तथा थकान को हर लेने वाला बताया है। और तीसरा पॉइंट है, कवि ने मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का बखान तथा मानव के लिए प्रकृति का समर्पण बताया है कि मानव के लिए, हम मनुष्यों के लिए प्रकृति क्या करती है। बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की। एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बट विदाउट नंबरिंग देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप किस आधार पर बताया है। तो कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप इसलिए बताया है क्योंकि ईश्वर के समान धरती जो है वो ईश्वर के समान है। धरती के ऊपर सूर्य एवं चंद्रमा रूपी मुकुट तथा बादल निरंतर इसका अभिषेक करते हैं। तारे पृथ्वी के लिए चारों ओर फैले हुए फूलों के समान हैं तथा पक्षी चहचहाकर पृथ्वी का गुणगान करते हैं। ईश्वर के समान धरती भी स्वयं में पाए जाने वाले सभी जीवों का भरण पोषण करती है, इसलिए मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप बताया गया है। आज का चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में किस रस और अलंकार का प्रयोग हुआ है, नाम एवं उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इस कविता में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है जिसका स्थायी भाव रति है। इस काव्यांश में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का, प्रकृति द्वारा किए गए उपकारों का वर्णन किया है। इस कविता को अनुप्रास, यमक आदि कई अलंकारों से सुसज्जित किया गया है।
और आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो मैंने इसका शीर्षक लिखा है प्रकृति का प्रेम। आप चाहें तो कोई और शीर्षक इससे बेहतर अगर आपको लगता है तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक कविता के एक से अधिक शीर्षक हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं। उक्त चित्र को पहचानकर उनका नाम लिखिए और हिंदी साहित्य में इन्हें क्या उपाधि दी गई है। तो आप सभी लोगों ने पिक्चर देख ली होगी। यह चित्र मैथिली शरण गुप्त का है। इन्हें हिंदी साहित्य में वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया है, यानी कि इन्हें वाचस्पति की उपाधि दी गई है। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़े रहना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, हम आपकी हेल्प करते रहें और सभी वर्कशीट का सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते रहें। तो मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में, नए टॉपिक, नए जोश के साथ। बाय बाय बच्चों।